नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप राव एक बार फिर से स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुंझुनू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम राजस्थान इतिहास की क्लास में चौहान राजवंश के बारे में बात कर रहे थे और चौहान राजवंश में हमने पहले 2 क्लासें पढ़ ली। एक क्लास में हमने चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में बात की थी, उनके वंश वृक्ष के संबंध में बात की थी। दूसरी क्लास में हमने सांबर के चौहानों के बारे में बात की और इस क्लास में आज सांबर के चौहानों के बाद जो दूसरी सबसे प्रमुख शाखा राजस्थान में चौहान वंश की रही थी उसकी बात करते हैं और वो है अजमेर के चौहान वंश। ये बात मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि सांबर और अजमेर दोनों के चौहान अलग अलग हैं। अजमेर का जो चौहान राजवंश है, इस चौहान राजवंश के बारे में आज इस क्लास में चर्चा करेंगे। यानी आज हमारी क्लास में जो चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा अजमेर का चौहान वंश। बात करते हैं अजमेर के चौहान वंश के संस्थापक के बारे में, यानी इस वंश की शुरुआत कैसे होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था अजयराज चौहान। एक व्यक्ति था जिसका नाम था अजयराज चौहान और इस अजयराज चौहान का जो शासनकाल है वो याद रखना 1113 से लेकर 1133, यानी इसने अजमेर के चौहान शासक के रूप में जो शासनकाल बिताया वो 1133 से लेकर 1113 से लेकर 1133। अब इसके बाद बात करते हैं कि अजयराज चौहान की ये जानकारी हमें देता कौन है। तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था जयानक। एक व्यक्ति जिसका नाम क्या है? जयानक। और जयानक का एक ग्रंथ था जिसका नाम था पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय। तो काफी बार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है। तो पृथ्वीराज विजय के रचयिता जयानक। तो जयानक के ग्रंथ पृथ्वीराज विजय के अनुसार बात 1113 की थी। बात थी कब की? 1113 की। अजयराज चौहान ने 1113 में अजमेर शहर बसाया। कौन सा शहर बसाया? अजमेर शहर बसाया और इसे चौहानों की क्या बना दी? राजधानी बना दी। इसे चौहानों की बनाई गई राजधानी। तो ये पूछ लिया जाए कि चौहान राजवंश की अजमेर को राजधानी बनाने वाला व्यक्ति कौन है, तो वो अजयराज चौहान है। बनाया अजयराज चौहान ने। ये जानकारी हमें कौन सा ग्रंथ दे रहा है? तो जैनक का ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय, जो हमें जानकारी देता है कि 1113 में अजयराज चौहान ने अजमेर शहर बसाया था और इसे चौहानों की क्या बनाया? राजधानी। इसके साथ साथ अजयराज चौहान ने और क्या किया? जैनक का ग्रंथ पृथ्वीराज विजय हमें और कौन सी जानकारी उपलब्ध करवा रहा है? तो ध्यान से देखना। इसके अलावा इसने क्या किया? एक पहाड़ी थी, उस पहाड़ी का नाम था गढ़ बीटली पहाड़ी। और इस गढ़ बीटली पहाड़ी के ऊपर इसने एक दुर्ग बनवा दिया, जिस दुर्ग का नाम था अजय मेरू दुर्ग। एक अजय मेरू दुर्ग बनवाया इसने गढ़ बीटली पहाड़ी के ऊपर। और इसी गढ़ बीटली दुर्ग का निर्माण जो करवाया गया था वो करवाया गया भी मालवा के शासक, मालवा के परमार शासक। और वो आक्रमण कर रहे थे। उन आक्रमण से बचने के लिए तो क्या कहेंगे इस लाइन को एक लाइन में बोले तो? मालवा के परमारों के आक्रमण से बचने के लिए कौन सा दुर्ग बनवाया गया? अजय मेरू दुर्ग बनवाया गया। कौन सी पहाड़ी पर बनवाया गया? गढ़ बेटली पहाड़ी पर बनवाया गया। और इसी समय 1113 में एक शहर बसा दिया, अजमेर शहर, और इसे चौहानों की क्या बना दी? राजधानी बना दी। इतने काम किए अजयराज चौहान ने। मैं बात करूंगा इस एक बार गढ़ बेटली दुर्ग के ऊपर बनवाए गए अजय मेरू दुर्ग को। इसी अजय मेरू दुर्ग को आजकल हम जिस नाम से जानते हैं उस दुर्ग का नाम, उस नाम है भी तारागढ़। और राजस्थान में याद रखना, तारागढ़ नाम से राजस्थान में 2 दुर्ग बने हुए हैं। तारागढ़ नाम से राजस्थान में कितने दुर्ग बने हुए हैं? 2 दुर्ग। एक तारागढ़ है अजमेर के अंदर और एक तारागढ़ बना हुआ है बूंदी के अंदर। बूंदी वाले को तारागढ़ इसलिए कहते हैं कि वो आसमान में तारे के सम्मान दिखाई देता है, इसलिए क्या कह देते हैं? उसको तारागढ़ दुर्ग कह देते हैं। तो बात यह है कि इसको तारागढ़ क्यों कहा जाता है? क्या इसका मूल नाम तारागढ़ था? नहीं भाई, इसका प्राचीन नाम तो मैंने बता दिया कौन सा है? अजय मेरू दुर्ग है। ध्यान से देखना, काम की बातें बता रहा हूं, एग्जाम में पूछे जाने वाली बातें बता रहा हूं। ध्यान से देखना क्या क्या बातें हैं। तारागढ़ नाम क्यों पड़ा पहले वो बता देता हूं।
तो मेवाड़ में एक राजकुमार हुए थे जिनका नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया, और उस पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी का नाम था ताराबाई, जो टोडा की राजकुमारी थी। कभी मेवाड़ पढ़ाऊंगा तब पृथ्वीराज सिसोदिया के बारे में बात करेंगे कि वो वास्तव में उत्तराधिकारी था लेकिन कभी मेवाड़ का राजा नहीं बना था, क्यों नहीं बना था उसकी बात करेंगे। लेकिन पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी का नाम था ताराबाई, जो कहाँ की राजकुमारी, टोडा की राजकुमारी। पृथ्वीराज सिसोदिया ने एक बार इस दुर्ग का करवाया जीर्णोद्वार, और उसके बाद अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर दुर्ग का नाम क्या रख दिया, तारागढ़ रख दिया। यानी पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या रखा, तारागढ़। तो हमें एक नाम पता चला अजय मेरू दुर्ग और एक नाम पता चल गया क्या, तारागढ़ दुर्ग। इसके अलावा इस दुर्ग को और क्या कहते हैं तो ध्यान से देखना। इसके अलावा इस दुर्ग को कहते हैं राजस्थान का हद्दे। क्या कहते हैं इस दुर्ग को, राजस्थान का हद्दे कहा जाता है। जिला पूछ लिया जाए ना ऐसा तो अजमेर जिला, या अजमेर में जो अजय मेरू या तारागढ़ दुर्ग है उसे राजस्थान का क्या कहते हैं, राजस्थान का हद्दे कहते हैं। इसके अलावा याद रखना इस दुर्ग को अरावली का अरमान कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, अरावली का अरमान कहते हैं। कोई और नाम भी है क्या सर इसके, बिल्कुल है, ध्यान से देखना, और नाम भी बताऊंगा। इसे अरावली का अरमान कहने के अलावा क्या क्या है याद रखना, इसे पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। कहने का काम किसने किया है तो याद रखना बिशप हेबर ने। किसने किया ऐसा काम, बिशप हेबर ने इस तारागढ़ दुर्ग को क्या कहा, पूर्व का जिब्राल्टर कहा था। इसके अलावा इसे क्या कहा जाता है तो याद रखना ये वो दुर्ग है जिसने सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेले हैं। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण जिस किले के ऊपर हुए हैं वो किला कौन सा है तो वो अजय मेरू दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है, अजय मेरू दुर्ग है, जो किसके द्वारा 1113 में अजयराज चौहान के द्वारा मालवा के परमार शासकों के आक्रमण से बचने के लिए बनवाया गया था। तो एक बार रिपीट करना, गढ़बीटली पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है अजय मेरू दुर्ग। क्यों बनवाया था मैंने बताया। इसका नाम तारागढ़ है, क्यों पड़ा वो मैंने बता दिया। इसे राजस्थान का हद्दे कहा जाता है, इसे अरावली का अरमान कहा जाता है, इसे पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है, और ऐसा कहने का काम तो बिशप हेबर ने किया है। इसके अलावा ये वो दुर्ग है जिसने सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेले हैं। यानी किस दुर्ग पे सबसे ज्यादा स्थानीय आक्रमण तो वो अजमेर के तारागढ़ दुर्ग पर। क्वेश्चन पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण किस पर हुए तो याद रखना उत्तरी सीमा के ऊपर एक दुर्ग बना हुआ है हनुमानगढ़ जिले में, भटनेर दुर्ग, जिसे उत्तर भड़ किवाड़ भी कहा जाता है। वो सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग है राजस्थान का। तो राजस्थान का सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग वो मैंने बता दिया कौन सा, भटनेर दुर्ग। सबसे ज्यादा स्थानीय आक्रमण इसी ने झेले हैं। इसके अलावा ये गढ़बीटली पहाड़ी पर बना हुआ है, इस वजह से इसको गढ़बीटली दुर्ग भी कहा जाता है। कौन सा दुर्ग कहते हैं इसे, गढ़बीटली दुर्ग इसे कहा जाता है। अब बात यह है इसे गढ़बीटली दुर्ग क्यों कहा जाता है, इसके संदर्भ में भी कितनी बातें बताई जाती हैं। दो, एक तो बताया जाता है कि गढ़बीटली पहाड़ी पर बना हुआ है तो कह देते हैं कौन सा दुर्ग है ये, गढ़बीटली। इसके अलावा बताया जाता है कि मुगल बादशाह थे शाहजहां, और शाहजहां के सेनापति थे विठल दास गौड़, और उस विठल दास गौड़ ने इस दुर्ग का जीर्णोद्वार करवाया था। तो उनके नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या पड़ गया, गढ़बीटली पड़ गया। उन्हीं के नाम पर गढ़बीटली पड़ा। बाकी ज्यादा सही ये लगता है कि गढ़बीटली पहाड़ी पर बना हुआ है, इस वजह से इसको गढ़बीटली दुर्ग कहा जाता है। एक बार रिपीट करना, हम राजस्थान के इतिहास में आज अजमेर के चौहानों की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं जयानक नाम का एक व्यक्ति, उसका ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय, और जयानक अपने ग्रंथ पृथ्वीराज विजय में लिखता है कि 1113 में अजयराज चौहान ने अजमेर शहर बसाया और उसे चौहानों की क्या बना दी, राजधानी। तो चौहानों की राजधानी अजमेर को बनाने वाला अजयराज चौहान। साथ ही इसने गढ़बीटली पहाड़ी के ऊपर अजय मेरू दुर्ग बनवाया, और यह अजय मेरू दुर्ग बनवाया गया था मालवा के परमार शासकों के आक्रमण से बचने के लिए। साथ में इस अजय मेरू दुर्ग को तारागढ़ दुर्ग कहते हैं। क्यों कहते हैं वो मैंने बता दिया। राजस्थान का हत्ते कहते हैं, अरावली का अरमान कहते हैं, पूर्व का जिब्राल्टर कहते हैं, सबसे ज्यादा स्थानीय आक्रमण झेलने वाला दुर्ग बताते हैं इसको। साथ ही इसे गढ़बीटली दुर्ग भी कहा जाता है। इसके बाद और बात करें कि इस अजयराज चौहान के बारे में हमें कौन सी बातें याद रखनी है। ये तो मैंने अजमेर शहर बसाने और अजय मेरू दुर्ग बनवाने के संबंध में बातें बता दी, और यहीं से कौन सी शाखा शुरू होती है, अजमेर के चौहानों की शाखा शुरू होती है, जो कौन से चौहानों से निकली है, सांबर के चौहानों से निकली है। वो मैंने वंश वृक्ष बता दिया था, वो हमेशा याद रखना कि कौन सी शाखा किससे निकली हुई है। अजयराज चौहान की और कौन सी बातें याद रखनी है तो ध्यान से देखना।
रखना। अपन बात कर रहे हैं किस शासक के बारे में, अजयराज चौहान के बारे में। तो अजयराज चौहान की और जो बातें हैं ध्यान से देखना, कौन सी काम की बातें हैं। इसे अजयराज चक्री, इसे अजयराज चक्री और इसे चक्रवर्ती विजेता कहा जाता है। इसे अजयराज चक्री और चक्रवर्ती विजेता के नाम से किसको जानते हैं, तो याद रखना ये दोनों उपनाम हैं। अजयराज चौहान का एक उपनाम तो क्या है, अजयराज चक्री, और एक नाम कौन सा है, चक्रवर्ती विजेता। इसके अलावा इसने सिक्के चलाए थे, और वो सिक्के किस नाम से चलाए देखना, श्री अजय देव, श्री अजय देव और अजय प्रिय धर्मस के नाम से, अजय प्रिय धर्मस के नाम से इसने सिक्के चलाए। तो अजय देव और श्री अजय प्रिय धर्मस के नाम से इसने सिक्के चलाए, और इन सिक्कों के ऊपर इसकी पत्नी सोमलवती का नाम अंकित मिलता है। किसका नाम, इसकी पत्नी सोमलवती का नाम अंकित मिलता है। काम की बात है, मैंने इसके दो तो उपनाम बताए कि इसे अजयराज चक्री और इसे चक्रवर्ती विजेता के नाम से जानते हैं। साथ में मैंने बताया इसने श्री अजय देव और अजय देव प्रिय धर्मस के नाम से इसने क्या चलाए हैं, सिक्के चलाए, और उन सिक्कों के ऊपर किसका नाम अंकित मिलता है, तो इसकी पत्नी सोमलवती का नाम अंकित मिलता है। इसके बाद याद रखना अजयराज चौहान था ना, ये अपने अंतिम समय में, यानी ये अपने अंतिम समय में कहां चला गया, पुष्कर चला गया। अपने अंतिम समय में कहां चला जाता है, ये पुष्कर के जंगलों में चला गया, और अपना साम्राज्य अपने बेटे अर्णोराज को सौंप दिया। तो ये याद रखना, इसने अपने जीते जी ही अपना साम्राज्य किसको सौंप दिया था, अपने बेटे अर्णोराज को सौंप दिया था। काम की बात बताई है। अजयराज चौहान अपने अंतिम समय में कहां चला गया है, पुष्कर के जंगलों में चला गया, और अपने जीते जी अपना सारा साम्राज्य किसको सौंप देता है, अपने बेटे अर्णोराज को सौंप देता है। यानी जिस समय जीवित था ना अजयराज चौहान, उसी समय अगला उत्तराधिकारी, अगला राजा बना दिया किसको, अपने बेटे अर्णोराज चौहान को। इतनी सारी बातें इस अजयराज चौहान के बारे में याद रखनी है। जैनक का ग्रंथ पृथ्वीराज विजय हमें जानकारी देता है। इसने अजमेर शहर बसाया, इसने गढ़बेटली पहाड़ी पर अजय मेरु दुर्ग का निर्माण करवाया, इसने अजमेर को चौहानों की राजधानी बनाया। इसे अजयराज चक्री और चक्रवर्ती विजेता के नाम से जाना जाता है। श्री अजय देव और अजय प्रिय धर्मस के नाम से इसने सिक्के चलाए। उन सिक्कों के ऊपर सोमलवती का नाम क्या मिलता है, अंकित मिलता है। और अपने अंतिम समय में चला गया कहां पे, पुष्कर के जंगलों में, और अपना जो अगला उत्तराधिकारी है वो अपने बेटे अर्णोराज को बना देता है। यानी अपने जीते जी अपना साम्राज्य किसको दे दिया, बेटे अर्णोराज चौहान को दे दिया। तो इस अजयराज चौहान के अंदर ही इतनी बातें। इसके बाद बात करते हैं अगले शासक अर्णोराज चौहान के बारे में, कि अजयराज के बाद जब अगला शासक बना अर्णोराज चौहान, तो इसकी क्या क्या ऐतिहासिक उपलब्धियां रही थी उनके बारे में बात करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद अगला जो चौहानों में शासक बना उसका नाम था अर्णोराज चौहान, अर्णोराज चौहान। और इस अर्णोराज चौहान का जो शासनकाल है वो याद रखना 1133 से 1150, यानी 1133 से 1150 तक शासनकाल रहा है किसका, अर्णोराज चौहान का। इस अर्णोराज चौहान के बारे में याद रखना, ये अजयराज चौहान का बेटा है। अर्णोराज चौहान के बारे में क्या याद रखेंगे, अर्णोराज चौहान के बारे में याद रखेंगे अजयराज चौहान का बेटा है। इसके बाद याद रखना है कि इससे अर्णोराज चौहान का जो राज्याभिषेक हुआ, इससे अर्णोराज चौहान का जो राज्याभिषेक हुआ है वो 1133 के अंदर कौन से दुर्ग में हुआ है, तो तारागढ़ दुर्ग में। क्योंकि अब राजधानी कौन सा दुर्ग है, तारागढ़ दुर्ग है। तो 1133 में 13 लिख दिया, 2-3 बार मिस्टेक हो गई है। 1133 में तारागढ़ दुर्ग में इसका क्या हुआ है, राज्याभिषेक हुआ है अर्णोराज चौहान का। तो मैंने इसका शासनकाल बताया, किसका बेटा है और इसका कहां राज्याभिषेक हुआ। इसके बाद याद रखना इसकी कुछ उपाधि हैं कि अर्णोराज चौहान की कौन कौन सी उपाधियां हैं। तो याद रखना इसकी एक उपाधि है जिसका नाम है परमेश्वर, एक उपाधि का नाम है
परम भट्टारक, एक उपाधि जिसका नाम है परमेश्वर, एक का नाम है परम भट्टारक और एक उपाधि का नाम है महाराजा धीराज। ये तीन उपाधियां थी किसके पास? अर्णोराज चौहान के पास। तो मैंने अर्णोराज चौहान की उपाधियां बताई, परमेश्वर, परम भट्टारक और महाराजा धीराज के नाम से इसको जाना जाता था। राज्याभिषेक 1133 में तारागढ़ दुर्ग में हुआ और ये अर्णोराज चौहान अजयराज चौहान का क्या था? बेटा था। और ये 1133 से लेकर 1150 तक क्या रहता है? शासक रहता है। और इस अर्णोराज चौहान की कौन सी बातें याद रखनी है, ध्यान से देखना। मैं इस अर्णोराज चौहान की एक घटना तो बताऊंगा 1134 की। कब की बता रहा हूं? 1134 की। और एक घटना बताऊंगा मैं 1145 की। दोनों घटनाएं याद रखना। मैं अर्णोराज चौहान की दो घटनाएं बता रहा हूं, एक 1133 की और एक 1145 की। याद रखना, 34 और 45 की दो घटनाएं। एक तरफ है गुजरात में कौन सा वंश है भाई? चालुक्य वंश। गुजरात में कौन सा वंश है? चालुक्य वंश। और चालुक्य वंश का राजा था कौन? जय सिंह चालुक्य। तो गुजरात के चालुक्य वंश का राजा है जय सिंह चालुक्य। और एक तरफ अजमेर का शासक कौन बना बैठा है? तो अर्णोराज चौहान बना बैठा है। तो गुजरात का चालुक्य वंश का शासक है जय सिंह चालुक्य और चौहान शासक है अर्णोराज चौहान। इसने आक्रमण कर दिया अर्णोराज चौहान के ऊपर 1134 में। 1134 में जय सिंह चालुक्य ने आक्रमण कर दिया किसके ऊपर? अर्णोराज के ऊपर। इस आक्रमण में अर्णोराज चौहान की विजय हुई और बाद में पराजित कौन हो गया? जय सिंह चौहान इसमें पराजित हो जाता है। जैसे ही जय सिंह की पराजय हुई, दोनों के बीच क्या हो जाती है? एक संधि हुई। यानी दोनों के बीच जैसे एक संधि हुई तो इस संधि में तय हुआ कि जय सिंह की पुत्री का नाम था, जय सिंह की बेटी का नाम था, जिसका नाम था कांचन देवी। क्या नाम है उसका? कांचन देवी। और इस कांचन देवी का विवाह कर दिया गया किसके साथ? अर्णोराज चौहान के साथ। काम की बात बताई है, याद रखना। ये घटना 1134 की है। ये घटना कब की है? 1134 की। कि 1134 में एक तरफ है गुजरात का चालुक्य शासक जय सिंह, एक तरफ है अर्णोराज चौहान। जय सिंह चालुक्य ने अर्णोराज चौहान पर आक्रमण कर दिया, लेकिन अर्णोराज चौहान जीत गया और जय सिंह पराजित हो गया। और बाद में दोनों के बीच एक संधि हुई जिसके तहत जय सिंह ने अपनी बेटी कांचन देवी का विवाह कर दिया किसके साथ? अर्णोराज चौहान के साथ। मैंने कहा था मैं एक घटना बताऊंगा 1145 की। अब 1145 में एक तरफ तो वही है कौन? अर्णोराज। दिख रहा है ना यहां तक वही अर्णोराज? हाँ ठीक है। एक तरफ तो वही है कौन? अर्णोराज। और अर्णोराज के बाद एक तरफ जो है वो कौन है? वो गुजरात का चालुक्य वंश है। कौन सा वंश है? गुजरात। और गुजरात का वंश कौन सा है? चालुक्य। और गुजरात के चालुक्य वंश का जो शासक है ना, वो अब की बार जय सिंह नहीं है, वो कौन है? कुमारपाल है। कौन है? कुमारपाल है। अब बताओ, अर्णोराज की पत्नी कांचन देवी इसी चालुक्य वंश की है, वो इसी कुमारपाल की बहन है। वो इसी कुमारपाल की बहन है। जो गुजरात के चालुक्य वंश का शासक बना बैठा है कुमारपाल, इसी की बहन है कौन? कांचन देवी, जो किसकी पत्नी है? अर्णोराज की पत्नी। एक दिन दोनों पति पत्नी आपस में मजाक कर रहे थे। अर्णोराज और कांचन देवी क्या कर रहे हैं? आपस में मजाक कर रहे हैं। अर्णोराज जो है वो तो कांचन देवी के वंश की बुराई कर रहा है और कांचन देवी जो है वो अर्णोराज के वंश की बुराई कर रही है। यानी कांचन देवी अर्णोराज के वंश की बुराई, अर्णोराज कांचन देवी के वंश की बुराई कर रहा है एक दूसरे। बोले मैं तालन जानू? बोले अच्छा देखेड़ा है किसा की? कांचन देवी कहे हो मैं देखेड़ा है मेरा किसा की ताला। आपस में के कर लाग रहे हैं दोनों, एक दूसरे का वंशा की बुराई कर लाग रहे हैं। कई देर हो गया मजाक चलता, लास्ट में मजाक सहन को नहीं हुई कह अर्णोराज कह और बांध के आपको बिटोर कड़े पूछ गई, पीर पूछ गई। यानी दोनों आपस में मजाक कर लाग रहे आदमी लुगाई का ज्यादा देर बर्दाश्त को नहीं हुई तो बा कड़े चल गई, आपके पीर चल गई। और आपके पीर जाके आपके भाई ने बोली उन्हें समझा ले, वो ज्यादा बकवास करे है। और कुमारपाल कांचन देवी ने अपने पीहर में जाके शिकायत कर दी। और फिर भाई इस कुमारपाल इस अर्णोराज के ऊपर क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है 1145 के अंदर। और आबू का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध हुआ था? आबू का युद्ध हुआ 1145 में। इस युद्ध में क्या हुआ? अर्णोराज चौहान हार गया और कौन जीत गया? कुमारपाल। क्यों हुआ युद्ध? समझ आया ना? 1145 में 1145 में युद्ध हुआ है क्योंकि अर्णोराज अपनी पत्नी के साथ मजाक कर रहा था। पत्नी से ज्यादा देर मजाक सहन हुआ नहीं, मजाक सहन नहीं हुआ तो
पत्नी ने जाके शिकायत कर दी अपने पीहर में, पीर वालों ने क्या कर दिया भाई, आक्रमण कर दिया। कुमारपाल ने आक्रमण किया, कुमारपाल जीत गया। इस बार अर्णोराज हारा है, तो इस बार फिर से संधि हुई और अर्णोराज ने अपनी बेटी जलन का विवाह किसके साथ कर दिया, कुमारपाल के साथ कर दिया। ये याद रखना। एक बार गुजरात के चालुक्य वंश के शासक ने अपनी बेटी का विवाह किया है, एक बार अर्णोराज ने क्या कर दिया, अपनी बेटी का विवाह कर दिया। कब की बात है, 1145 की। आबू के युद्ध में जैसे ही पराजय हुई तो 1145 में जल्लन का विवाह कर दिया गया, किसके साथ, कुमारपाल के साथ। और इस विवाह की हमें जो जानकारी मिलती है ना, इस विवाह की हमें जो जानकारी मिलती है वो एक तो मिलती है राजशेखर के ग्रंथ। किसका ग्रंथ है, राजशेखर का ग्रंथ। और एक ग्रंथ मिलता है मेरुतुंग का ग्रंथ, यानी मेरुतुंग के ग्रंथ से और राजशेखर के ग्रंथ से हमें जानकारी मिलती है कौन से विवाह की, जल्लन के विवाह की और कुमारपाल के विवाह की। राजशेखर का ग्रंथ है प्रबंध कोश। राजशेखर का ग्रंथ कौन सा है, प्रबंध कोश है। जबकि याद रखना मेरुतुंग का ग्रंथ है प्रबंधे चिंतामणि। प्रबंधे चिंतामणि नामक ग्रंथ किसका है, तो वो मेरुतुंग का है। जबकि प्रबंध कोश किसका है, राजशेखर। और दोनों ही हमें इस विवाह की क्या देते हैं, जानकारी देते हैं। हम बात कर रहे हैं अजमेर के चौहान राजवंश में अर्णोराज चौहान की। अर्णोराज चौहान का जो शासनकाल था ना, वो 1133 से लेकर 1150 था। यह अजयराज चौहान का बड़ा बेटा था और इसका राज्याभिषेक 1133 में तारागढ़ दुर्ग में हुआ था। उपाधियां हैं इसकी परमेश्वर, परम भट्टारक और महाराजा धीराज। मैंने कहा था इसकी दो घटनाएं याद रख लेना, एक 1134 की है और एक 1145 की। सर 1134 में क्या हुआ था, तो ध्यान से देखो। 1134 में एक तरफ है गुजरात के चालुक्य वंश का शासक जय सिंह, एक तरफ है अर्णोराज। जय सिंह ने किया अर्णोराज पे आक्रमण, अर्णोराज जीत गए, जय सिंह हार गए। दोनों के बीच हुई संधि और संधि में तय हुआ कि जय सिंह ने अपनी बेटी कांचन देवी का विवाह कर दिया, किसके साथ, अर्णोराज के साथ। ठीक है सर, यहां तक समझ आया। 1145 में क्या हुआ था, 1145 में क्या था, अर्णोराज की पत्नी का नाम है कांचन देवी, जो जय सिंह चालुक्य की बेटी थी और कुमारपाल की बहन थी। उस कांचन देवी के साथ अर्णोराज मजाक कर रहा था और मजाक मजाक में कांचन देवी के वंश की बुराई कर रहा था। सहन नहीं हुई कांचन देवी से, शिकायत कर दी अपने भाई से जाके और कुमारपाल ने 1145 में अर्णोराज के ऊपर आक्रमण कर दिया और 1145 में आबू का युद्ध हुआ, जिसमें अर्णोराज हार गया और इस बार गुजरात का चालुक्य वंश यानी कुमारपाल जीत गया। अब की बार फिर से एक संधि हुई और अब की बार अर्णोराज ने अपनी बेटी जलन का विवाह कर दिया, किसके साथ, कुमारपाल के साथ। इस विवाह की जानकारी हमें राजशेखर के ग्रंथ प्रबंध कोश और मेरुतुंग के ग्रंथ प्रबंधे चिंतामणि से मिलती है। इतनी बातें समझ आई हो तो इसके बाद अर्णोराज चौहान से इसकी आगे बातें करते हैं कि अर्णोराज चौहान की हमें और कौन सी बातें याद रखनी है। तो अजमेर के चौहानों में बात तो कर रहे हैं अर्णोराज चौहान की, देखना इसकी एक और इंपॉर्टेंट बात बची है, वो कौन सी है, ध्यान से देखना भी। अर्णोराज चौहान जैसे ही जिक्र आए तो एक झील का नाम याद रखना, आना सागर झील। कौन सी झील है, आना सागर झील। कहां पर है, अजमेर के अंदर। आना सागर झील अजमेर में है। क्या विशेष है सर इसके बारे में, तो ध्यान से देखना, मैं इस आना सागर झील के बारे में बता रहा हूं। दो ग्रंथ हैं, एक ग्रंथ है जिसका नाम है बिजोलिया शिलालेख। कौन सा शिलालेख है, बिजोलिया शिलालेख। और बिजोलिया शिलालेख कहता है इस झील का निर्माण है ना, वो हुआ था 1133 से 37 के बीच। क्या कहा गया कि 1133 से 37 के बीच आनासागर झील का निर्माण करवाया गया। ये कौन कहता है, ये बिजोलिया शिलालेख कहता है। तो और कौन क्या है, एक ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। कोई परिचय का मोहताज नहीं है पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदाई का ग्रंथ था पृथ्वीराज रासो। ये कहता है कि इस आनासागर झील का निर्माण 1135 से 37 के मध्य, कोई मैटर नहीं करता निर्माण कार्य पूरा कब हो रहा है, 37 में हो रहा है, इतना याद रख लेंगे। बिजोलिया शिलालेख 33 से 37 कहता है, पृथ्वीराज रासो 35 से 37 कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली बात कि इस झील का निर्माण कौन सी नदी के पानी को रोक करे, तो चंद्रा नदी के पानी को रोककर, चंद्रा नदी के पानी को रोककर। किसने बनवाई, तो अर्णोराज चौहान ने। किसने बनवाई भी, अर्णोराज चौहान ने। अब अर्णोराज चौहान ने चंद्रा नदी के पानी को रोककर इस आनासागर झील का निर्माण करवाया है। तो करवाया क्यों है, इसने पहले तुर्कों को पराजित किया और तुर्कों को पराजित करने के बाद, तुर्कों को
पराजित किया और तुर्कों को पराजित करने के बाद उनके खून से जो रंगी हुई भूमि थी उस भूमि को साफ करने के लिए चंद्रा नदी के पानी को रोककर कौन सी झील बनवाई गई? आना सागर झील बनवाई गई। इतनी बातें समझ आई एक बार। आना सागर झील अजमेर में है, बनवाई किसने है? अरुणोराज चौहान ने। कौन से नदी के पानी को रोककर? तो चंद्रा नदी के पानी को रोककर। साथ में क्यों बनवाई है? तो तुर्कों को पराजित किया और तुर्कों के खून से रंगी हुई भूमि को साफ करने के लिए क्या किया? उसने इस झील का निर्माण करवाया। कब करवाया? तो बिजोलिया शिलालेख कहता है 33 से 37 के बीच, पृथ्वीराज रासो कहता है 35 से 37। याद रखना 37 में पूरी हुई थी। सर और कौन सी बातें याद रखनी है इस आना सागर झील के बारे में? तो ध्यान से देखना, इस आना सागर झील का जैसे ही जिक्र आए ना तो याद कर लेना एक नाम, जहांगीर। क्या नाम याद करोगे? जहांगीर। सर जहांगीर की क्या बात याद रखनी है? तो याद रखना जहांगीर ने इस झील के किनारे, कौन सी झील के किनारे? आना सागर झील के किनारे सुभाष उद्यान का निर्माण करवाया था। कौन से उद्यान का निर्माण? तो सुभाष उद्यान का निर्माण। इसी सुभाष उद्यान को क्या कहते हैं? दौलत बाग कहते हैं। इसी सुभाष उद्यान को क्या कहा जाता है? तो दौलत बाग कहा जाता है। सुभाष उद्यान दौलत बाग एक ही है। इसका निर्माण जहांगीर के द्वारा करवाया गया और कौन सी झील के किनारे करवाया गया? तो आना सागर झील के किनारे करवाया गया था। फिर याद रखना, और क्या याद रखना इससे? तो अस्मत बेगम। अस्मत बेगम कौन थी सर ये अस्मत बेगम? तो याद रखना जहांगीर की पासवान थी नूरजहां, और नूरजहां की मां का नाम क्या था? अस्मत बेगम था। इस अस्मत बेगम ने इसी सुभाष उद्यान में गुलाब के फूल से इत्र का आविष्कार किया था। गुलाब के फूल से इत्र का आविष्कार किसने किया? अस्मत बेगम ने। ये अस्मत बेगम मैंने बताया मुगल बादशाह जहांगीर की पासवान नूरजहां, और नूरजहां की मां है कौन? अस्मत बेगम। इसी ने आना सागर झील के किनारे सुभाष उद्यान में बैठकर गुलाब के फूल से इत्र का आविष्कार कर दिया। यह सुभाष उद्यान मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा ही बनवाया गया था। कौन सी झील के किनारे? ठीक है सर, एक जहांगीर याद रख लेंगे। जहांगीर का जिक्र आए ना तो शाहजहां भी याद कर ही लेना। जैसे ही जहांगीर का जिक्र आए कौन याद कर लेना? शाहजहां याद कर लेना। शाहजहां ने इसी आना सागर झील के किनारे 5 बारह दरियों का निर्माण करवाया था। कितनी बारह दरियों का? 5 बारह दरियों का निर्माण करवाया था। आना सागर झील को निहारने के लिए का निर्माण करवाया। तो याद रखना ये दो बातें मैंने बताया। अरुणोराज चौहान ने चंद्रा नदी के पानी को रोककर आना सागर झील का निर्माण करवाया था तुर्कों के खून से रंगी भूमि को साफ करने के लिए। इस आना सागर झील के किनारे जहांगीर ने सुभाष उद्यान या दौलत बाग का निर्माण करवा दिया। इसी सुभाष उद्यान दौलत बाग में नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने गुलाब के फूल से इत्र का आविष्कार किया था, और शाहजहां ने इसी आना सागर झील के किनारे 5 बारह दरियों का निर्माण करवाया होगा। यहां तक की बातें समझ आई तो इससे आगे की चर्चा करते हैं कि सुभाष उद्यान और 5 बारह दरियों के निर्माण के अलावा इस अरुणोराज चौहान की कौन कौन सी बातें विशेष हैं। तो अरुणोराज चौहान के बारे में याद रखना, अरुणोराज चौहान ने पुष्कर के अंदर, कौन सी जगह पर है? पुष्कर के अंदर वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो याद रखना अरुणोराज चौहान के द्वारा। बाद में इसी वराह मंदिर की मूर्ति को, इसी वराह मंदिर की मूर्ति को पुष्कर झील में फिकवा दिया गया। किसके द्वारा? तो जहांगीर के द्वारा। पुष्कर झील में फिकवाने का काम किसने किया है? जहांगीर के द्वारा इसे पुष्कर झील में फिकवा दिया गया। एक बार के लिए इतनी ही बातें याद रखनी है। इसके अलावा याद रखना अरुणोराज चौहान के 2 दरबारी विद्वान थे। कितने दरबारी विद्वान? तो 2 दरबारी विद्वान हैं। क्या नाम है भाई उनके? तो एक का नाम था देव घोष और एक का नाम था धर्म घोष। एक का नाम क्या है? देव घोष और एक का नाम क्या है? धर्म घोष। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि देव घोष और धर्म घोष किसके दरबारी विद्वान थे? तो याद रखना अरुणोराज चौहान के दरबारी विद्वान थे देव घोष और धर्म घोष। पुष्कर झील के पास वराह मंदिर का निर्माण करवाया। इस वराह मंदिर की मूर्ति को पुष्कर झील में फिकवाने का काम किसके द्वारा करवाया गया है? जहांगीर के द्वारा। और कौन सी बातें इस अरुणोराज चौहान के बारे में याद रखनी है? तो ध्यान से देखना, अंतिम बात बता रहा हूं अरुणोराज चौहान की, और वो अंतिम बात क्या है अरुणोराज की? तो अरुणोराज के एक बेटा था जिसका नाम था जगदेव। यानी एक तरफ तो है अरुणोराज चौहान और अरुणोराज चौहान का बेटा कौन है? जगदेव। और इस जगदेव ने अरुणोराज चौहान की क्या कर दी? हत्या कर दी। इस वजह से इस जगदेव को क्या कहते हैं?
चौहानों का पितरहंता कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? चौहानों का पितरहंता किसे कहा जाता है? तो बताना जगदेव को कहते हैं। बहुत बार पूछा जाता है कि चौहानों का पितरहंता किसे कहते हैं? जगदेव को कहते हैं, क्योंकि इसने अपने पिता अर्णोराज चौहान की 1150 में, कब की बात है? 1150 में हत्या कर दी और अगला शासक बन गया कौन? जगदेव। यानी 1150 से लेकर 1153 तक अजमेर के चौहान वंश का शासक कौन रहा था? जगदेव रहा था। हालांकि 1353 के अंदर विग्रहराज चतुर्थ से हटाकर अजमेर का अगला क्या बनता है? चौहान शासक। लेकिन यहां एक जिक्र आया है पितरहंता का। किसका जिक्र आया है? पितरहंता का जिक्र आया। तो हमें कौन सी बातें और याद रखनी है? तो याद रखना चौहानों का पितरहंता मैंने बताया किसे कहते हैं? जगदेव को। अब मैं पूछूंगा मेवाड़ का पितरहंता किसे कहते हैं? तो अच्छे से याद होगा, महाराणा कुंभा के बेटे उदा ने महाराणा कुंभा की हत्या कर दी थी, क्योंकि कुंभा अपने अंतिम समय में उन्माद रोग से ग्रसित हो गया था, डिप्रेशन में चला गया था। इस वजह से उदा ने कुंभा की हत्या कर दी। तो उस महाराणा उदा को मेवाड़ का क्या कहा जाता है? पितरहंता कहा जाता है। और बताओ सर, गुर्जर प्रतिहारों का पितरहंता किसे कहते हैं? तो मिहिर भोज को गुर्जर प्रतिहारों का क्या कहते हैं? पितरहंता। और बताओ सर, मारवाड़ के राठौड़ों का पितरहंता किसे कहते हैं? तो मारवाड़ में 2 पितरहंता हुए हैं, पहला था मालदेव और दूसरा था बकत सिंह। मैंने कितने बताए भाई? चौहानों का पितरहंता जगदेव, गुर्जर प्रतिहारों का पितरहंता मिहिर भोज, मारवाड़ का पितरहंता पहला मालदेव, दूसरा बकत सिंह, और मेवाड़ का पितरहंता किसे कहते हैं? उदा को कहते हैं। सारे के सारे एक साथ याद रख लेना। और इतनी बातें याद रखनी है किसके बारे में? अर्णोराज चौहान के बारे में। आज मैंने पहले आपको बताया अजयराज चौहान के बारे में, और अजयराज चौहान के बाद मैंने बात की किसके बारे में? अर्णोराज चौहान के बारे में। मैंने अर्णोराज चौहान की जितनी बातें थी सारी बता दी। अगली क्लास में अपन चर्चा करेंगे विग्रहराज चतुर्थ के बारे में, क्योंकि जगदेव तक मैंने बातें बताई और जगदेव को हटाकर अगला शासक कौन बनेगा? विग्रहराज बनेगा, और वो विग्रहराज नंबर 4 होगा। तो विग्रहराज चतुर्थ की चर्चा अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।